अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस आंसर सेशन का ये 5वां पार्ट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो लोग मेरी वीडियोस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे लगता है अगर कि उन क्वेश्चंस के आंसर आप सब लोगों को मालूम होने चाहिए, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सब लोगों को उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये क्या होता है कि मुख्तलिफ़ लोगों के जो क्वेरीज़ होती हैं उसकी वजह से आपके पास अक्सर वो क्वेरी नहीं होती, लेकिन आप जब ये वीडियो देखेंगे तो वो ये क्वेरी आपके फ्यूचर में आ सकती है, आपके इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है। इस हवाले से जो है आपकी ग्रिप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर और ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरी इस वीडियोस का ये फ़ायदा हो रहा है। बहुत से लोग इस सेशन को सराह रहे हैं, बहुत से लोग इसको मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस सेशन से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से वीडियोस हैं, मेरी तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर सारे वीडियोस डिटेल्स के साथ अवेलेबल भी हैं। आप उधर से भी जो है मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, तो ये अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज़ करते हैं। ये सबसे पहले ट्रैवल हॉलिक हैं जी। ये कह रहे हैं कि वेयर टू मेंशन फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस कहाँ मेंशन करेंगे? फॉरेन रेमिटेंस आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर फॉरेन रेमिटेंस के आगे मेंशन करेंगे, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेरेशन 114 जिसको कहा जाता है, उसके अंदर आपको ये फॉरेन रेमिटेंस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये है जी, अतीकुर रहमान साहब हैं। अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि CZ50 फॉर्म के साथ स्टाम्प पेपर भी लगता है। ये एक्चुअली जो बैंक से ज़कात काटी जाती है उसके हवाले से ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि बैंक में जिन लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, वो यकम रमज़ान को एक ख़ास हर साल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक निसाब इशू करती है। सेविंग अकाउंट के अंदर जिन लोगों के पैसे उस निसाब जितने या उससे ज़्यादा उनके अकाउंटों में पड़े होते हैं पैसे, उनके ऊपर जो है वो ज़कात एप्लीकेबल होती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे अकाउंट से ज़कात ना काटी जाए, वो फिर CZ50 के ऊपर एक डिक्लेरेशन देते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर उसको CZ50 की एक डिक्लेरेशन है वो देते हैं, तो बैंक वाले जो है वो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं काटते। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो है साथ स्टाम्प पेपर भी लगता है जी? स्टाम्प पेपर के ऊपर ही वो डिक्लेरेशन जो है आप प्रिंट करके देते हैं, और आपने जो है वो ये नहीं है कि यकम रमज़ान को देना। यकम रमज़ान से 1 महीना पहले, यानी कि यकम शबान से पहले पहले आपने ये बैंक के अंदर सबमिट करवाना होता है। अच्छा, तो कीर अहमद हैं जी। ये कह रहे हैं आई एम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैविंग सेविंग अकाउंट इन पाकिस्तान। आई सबमिट माई टैक्स रिटर्न 2020 एज ए नॉर्मल रिटर्न। आफ्टर सबमिशन a new notice generated stated that 120 order to make self assessment. Can anyone tell what is the meaning of this notice? सबसे पहले तो कीर साहब आपको मैं बताता चलूँ कि अगर तो आप नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट मसलन ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान से जो ऐसे लोग जो पाकिस्तान में 180 दिन या 180 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में स्टे किया होता है, वो रेजिडेंट होते हैं, और जिन लोगों ने 180 दिन से कम स्टे किया होता है वो नॉन रेजिडेंट होते हैं। ठीक है, अब ये एक टैक्स ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप अगर नॉन रेजिडेंट है तो आपको नॉर्मल रिटर्न सबमिट नहीं करवानी चाहिए थी, आपको एज ए नॉन रेजिडेंट रिटर्न सबमिट करवानी थी। बहरहाल परेशान ना होइएगा, अगर आपने सबमिट करवा दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अंदर अब दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि आपको 120 ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट का आया है। ये जब भी आपकी रिटर्न सबमिट होती है तो ये आपका ये 120 ऑर्डर टू सेल्फ असेसमेंट जो है वो जनरेट होता है। वो परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई किसी किस्म का ऑडिट नहीं आया, किसी किस्म की जो है वो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जब भी आपकी रिटर्न सबमिट होगी, ये साथ ही आपको ये 120 ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट आपके पास जनरेट हो जाएगा। अच्छा, फरहान ताहिर साहब हैं। फरहान ताहिर साहब कह रहे हैं जी कि माई ब्रदर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, शुड ही नीड टू सबमिट टैक्स रिटर्न।
वैसे तो फरहान ताहिर साहब आपके भाई को टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो टैक्स फाइलर के बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो एज ए नॉन रेजिडेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं, अगर वो एज ए नॉन रेजिडेंट है। फिर जी ये वकार अहमद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो पैसे हमने बाहर से पाकिस्तान भेजे बैंकिंग चैनल के थ्रू वो कहाँ शो करेंगे। ये भी आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस ही है जी, फ़ॉरेन रेमिटेंस के अंदर आप शो करेंगे और ये आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेरेशन 116 के अंदर शो करेंगे, 114 के अंदर आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब्दुल्ला ज़ियाद साहब हैं जी, आई फॉरगेट टू मेंशन माय कार इन लास्ट ईयर स्टेटमेंट अमाउंटिंग ₹20 लाख, हाउ शुड आई इंक्लूड इन दिस ईयर। सबसे पहले तो अब्दुल्ला ज़ियाद साहब मैं ये कहूँगा कि आप अपनी पिछले साल की रिटर्न भी जो है वो अपनी रिवाइज़ कर लें, अगर आपने पिछले साल इसको मेंशन नहीं किया, और इस साल भी मेंशन कर दें। तो ये डॉक्टर मोहम्मद फ़याज़ साहब हैं जी, वेरी गुड इंफॉर्मेशन वीडियो, थैंक यू सर, कीप इट अप सर। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई हैव परचेज्ड एंड सोल्ड वन प्रॉपर्टी इन अ सेम ईयर वेयर आई विल इंटर दिस प्लॉट, प्लीज़ क्लैरिफाई एंट्रीज इन डिटेल, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी आपने इसको लाइक किया। अच्छा, आपने जो है वो एक ही साल के अंदर एक प्रॉपर्टी सेल भी की है और एक प्रॉपर्टी आपने परचेज़ भी की है। तो उसके अंदर एक्चुअली करना क्या है, आपने अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है वो आप अपनी वेल्थ में से निकाल देंगे और उसके ऊपर आपको जो गेन हासिल हुआ है वो आप अपना जो है वो गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप उसको उधर जो है वो इंटर कर देंगे। और इसके अलावा जो दूसरी आपने प्रॉपर्टी ली है वो भी आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के एसेट्स के अंदर शामिल कर देंगे। तो ये है जी इसकी कंप्लीट डिटेल। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो, इसको कोई क्लियरिटी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके हवाले से जो है और क्लैरिटी आपको दे दूँगा। अच्छा, म्यूज़िक फॉर क्योर है जी, एक्सीलेंट वीडियो सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, पर्सनल एक्सपेंस में टैक्स सेज वाली जगह पर क्या हम वो टैक्स लिख सकते हैं जो हमारी ग्रॉस सैलरी पर कटती है प्लस बैंक प्रॉफिट में काटी गई है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करें। जी, आपका जितने भी टैक्सेस हैं बेशक वो जिस भी मद के अंदर काटे गए हैं, बेशक वो सैलरी में से काटे गए हैं, बेशक वो बैंक प्रॉफिट में से काटे गए हैं, बेशक वो प्राइस बॉन्ड आपको लगा है और वो टैक्स उसके ऊपर कटा है, आपके जो भी आपके टैक्स की मद के अंदर आपने पैसे दिए हैं, आपने एक साइज़ का टोकन भरा है, जो भी टोटल आपने टैक्स भरा है वो आप इसके अंदर शामिल करें। आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है आप इसके अंदर शामिल करें। आपने इसके अलावा कोई और भी टैक्स दिया हुआ है तो वो सारे आप मिला के इस टैब के अंदर या इस रो के अंदर आप लिख सकते हैं। और म्यूज़िक फॉर क्योर का एक और क्वेश्चन है, सर जो ज़कात हम अपने रिलेटिव्स और सर्वेंट्स को देते हैं क्या उसको अंडर सेक्शन 60 में मेंशन नहीं कर सकते। जी, एक्चुअली क्या है कि आप जो भी ज़कात की आप इसके अंदर अंडर सेक्शन 60 के अंदर आप एंट्री करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। कल को अगर FBR आपसे कहता है कि आपने ज़कात अंडर 60 के अंदर आपने मेंशन किया है कि आपने इतने की ज़कात दी है, आप कहें जी कि मैंने अपने रिलेटिव्स को दिया है, उसकी ना ही आपके पास कोई रसीद है ना ही उसका कोई रिकॉर्ड है, तो वो इसको जो है वो नहीं मानते। तो वो FBR जब भी बात करेगा वो आपसे डॉक्यूमेंट्री या एविडेंस की बेस के ऊपर बात करेगा। तो अगर आपके पास रसीद नहीं है या प्रॉपर आपको ज़कात दिए हुए आपका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आप जो है वो इसको अंडर सेक्शन 60 के अंदर मेंशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने शौकत खानम को दिया हुआ है, आपने इंडस हॉस्पिटल को दिया हुआ है या फिर कोई भी अप्रूव्ड NGO जो है उधर आपने अपनी ज़कात दी है, तो आपके पास बाकायदा उसकी रसीद भी है, तो आप उसको जो है इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, बाबर ज़मान साहब हैं जी, बहुत उम्दा काफ़िश उस्मान भाई, बड़ी मेहरबानी बाबर भाई, आप हमें हमेशा जो है वो सराहते रहते हैं, आप हमारी एफ़र्ट्स को जो है वो मोटिवेट भी हमें करते रहते हैं। और एक सवाल मेरा भी है, बहुत से लोगों का काम कमीशन की बुनियाद पर होता है, मसलन एक दूध का कारोबार वाला है जिसके अकाउंट में रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे आते हैं जिसका वो दूध ख़रीदता है और पैसे भेजने वालों को दूध भिजवा कर अपना मामूली सा कमीशन रख लेता है।
इसकी सालाना बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट एंट्रीज 1 करोड़ से तजावज़ कर जाती हैं, मगर उसकी इनकम 4 या 5 लाख तक ही रहती है। तो क्या ये स्टेटमेंट उसके लिए मसाइल तो पैदा नहीं कर सकती, जबकि असासा जात में भी कोई इजाफा नहीं हुआ? पेश की शुक्रिया। अच्छा बाबर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी जिस किस्म की भी उसकी ज़ाहिर बात है कि जो वो परचेजिंग कर रहा है वो अपने अकाउंट के थ्रू ही करे, ठीक है। जो भी अपनी वो पेमेंट्स कर रहा है वो अपने अकाउंट के थ्रू ही करे, और जो है बाकायदा अपने जो है वो परचेजिंग की अगर वो उसके पास रसीट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे दूध की जितनी कंपनीज़ होती हैं वो अगर दूध की अगर आप उनको दूध देते हैं तो वो आपको एक रसीद इशू करती है, और बाकायदा सीरियल नंबर वाली रसीद होती है। तो आप यानी कि अपनी परचेजेस भी बाकायदा का रिकॉर्ड रखें, और आपकी जो पेमेंट आ रही है उसका भी बाकायदा आप अपने पास रिकॉर्ड रखें। जो भी किसी किस्म का इन दोनों के अंदर जो भी मामूली सा कमीशन है आपका, वो ऑटोमेटिकली आपके स्टेटमेंट के अंदर वो मेंशन हो रहा होगा, और आपका वो प्रॉफिट भी है। तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपर अगर आप प्रूफ रखते हैं हर चीज़ के, यानी कि आपके परचेजेस के और आपकी सेल के, तो किसी किस्म की टेंशन नहीं है फिर आपको। अच्छा, विनिंग एफर्ट्स है जी उस्मान भाई, आई रिक्वेस्ट फॉर अ रिफंड थ्रू आयरस, इट इज़ स्टिल देयर इन आउटबॉक्स, व्हाट डू आई नीड टू डू फर्दर ऑन माई पार्ट, प्लीज़ हेल्प, थैंक्स। ये विनिंग एफर्ट्स ने जी रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आउटबॉक्स के अंदर ही है जी उनकी एप्लीकेशन। जी विनिंग एफर्ट्स, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आउटबॉक्स में काफ़ी देर तक रहेगी। जब तक रिफ़ंड एप्लीकेशंस रिसीव नहीं होंगी तब तक ये जो है आउटबॉक्स के अंदर रहेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये आउटबॉक्स में से निकलेगी तो या तो कमिश्नर उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट करेगा, तो ये उसके ऊपर फिर बाद में जो है वो आपको जो भी है रिप्लाई आ जाएगा। ये अनवारुल हक हैं सी, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई सोल्ड गोल्ड एंड अर्न प्रॉफिट, सो वेयर आई मेंशन गेन वैल्यू ऑफ गोल्ड, सेकेंडली आई विल पे टैक्स ऑन सच गेन वैल्यू ऑफ एसेट्स गोल्ड और नॉट, इसके ऊपर वो टैक्स देंगे या नहीं देंगे? यानी कि गोल्ड है जी उनके पास, उन्होंने कुछ रखा हुआ था, सस्ता ख़रीदा हुआ था, बाद में उन्होंने गोल्ड सेल कर दिया, और गोल्ड की जो प्राइस में उन्होंने ख़रीदा था उससे ज़्यादा प्राइस के अंदर उन्होंने सेल किया, तो अब इसके ऊपर वो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये पूछ रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर है कि इट्स योर, ये आपका जो है ना वो इमूवेबल एसेट है, तो इसके ऊपर जो है वो इसके गेन के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए आप इसको जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स के अंदर जो है मेंशन करें। अच्छा, ये हैं जी तोकीर अहमद साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि आई एम ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैविंग सेविंग अकाउंट इन पाकिस्तान, आई सबमिट माई रिटर्न टैक्स रिटर्न इन 2020 एज ए नॉर्मल रिटर्न। अच्छा जी, ये दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, ये जो है वो तोकीर भाई से, इसका आंसर मैं इस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। अच्छा, मोहम्मद जमील साहब हैं जी, डियर 51,400 प्रॉफिट मिला है, क्या अदर सोर्सेज में शो नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर जो है वो शो किया है। ये एक्चुअली बैंक के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बैंक के प्रॉफिट इनको जो है वो 51,400 मिला है, उसके अंदर क्योंकि मैंने जो है वो जब डिक्लेरेशन 114 फाइल कर रहे थे तो फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर जाके जो भी आपको प्रॉफिट मिला है वो आपने उधर मेंशन किया, और जो भी बैंक ने आपका प्रॉफिट काटा वो साथ आगे जो है वो उसको वो मेंशन किया। फिर आगे जब कैलकुलेट का बटन दबाया तो वो आगे वो बता देता है कि इतना आपने ज़्यादा जमा करवाया है या फिर आपने इतना कम जमा करवाया है, वो आगे बता देता है कि इतना इसके ऊपर लगना चाहिए था। तो ये मोहम्मद जमील साहब एक्चुअली जो है इसके अंदर आपने फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर ही बस आपने इसको जो है वो लिखना है, और ऑन द अदर हैंड डिक्लेरेशन 116 के अंदर जिसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ स्टेटमेंट आप अपनी बनाते हैं, उसके अंदर आप अपने जो है वो फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के आगे जो है वो जो भी आपको प्रॉफिट मिला है वो आप उसको मेंशन कर दें, और जो भी आपका टैक्स कटा है वो एक्सपेंसेस के अंदर टैक्स के रो के अंदर उसको मेंशन कर दें। अच्छा, ये आपका जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, किसी किस्म की टेंशन की बात नहीं है। आपने अदर्स के अंदर जाके उसको आप लिखेंगे फिर उसको एग्जाम्प्ट करेंगे, इस तरह जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मोहम्मद वकास साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम फाइलर बना हूँ, कितने डेज़ के बाद आपका नाम ATL में आ जाता है?
इन्होंने साल 2020 की रिटर्न पर सबमिट करवाई हैं। जी वकास साहब, आपका जो है वो मार्च 2021 को आपका नाम 2020 की बेस के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये ज़िशान जीटी हैं जी, ये कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर योर वीडियो चैनल, आई गॉट 2 नोटिस ऑफ 114.4 for tax year 2015, tax year 2016. However, due date has passed. What should I do? Should I submit return even due date has passed? जी ज़िशान साहब, अच्छा तो यही है कि आप रिटर्न सबमिट कर दें। ये मैं इनका उर्दू में भी आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ कि क्वेश्चन इन्होंने किया क्या है। ये कह रहे हैं कि इनके जो है वो नोटिस आए हैं 2015 और 2016 के, लेकिन जो नोटिस इनको आए हैं टैक्स रिटर्न भरने के, उसकी जो है ड्यू डेट गुज़र चुकी है। तो क्या करूं, मैं भरूं या ना भरूं? तो ज़िशान साहब, मैं तो यही कहूँगा कि उसको भर लें, ताकि किसी किस्म का कल को वो पेनल्टी वगैरह या कोई जुर्माना वगैरह जो है वो आपको चार्ज ना कर दें। तो हाय फराज हैं जी, भाई मेरे जैज़ कैश शॉप है, फाइलर कैसे बनूं, प्लीज़ एक फुल वीडियो बनाएं। हाय फराज साहब, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ये आपका जो जैज़ कैश के ऊपर, इजी पैसा के ऊपर आप जो काम कर रहे होते हैं, ये सेक्शन 233 के तहत इजी पैसा जैज़ कैश वाले जो है आपको कमीशन ट्रांसफ़र करते हैं और इसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आप जो है वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, और ये डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी जो है वो अवेलेबल होगा। और क्या कहते हैं, बहुत आसान है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, सुफियान अंसारी, सलाम, जो प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ की है उसकी कौन सी वैल्यू मेंशन करें। एग्जांपल 2018 में 50,000 की प्रॉपर्टी इनिशियल डिपॉजिट पे परचेज़ की और मंथली 4,500 पे किया। प्रॉपर्टी की वैल्यू बुकिंग के टाइम 3 लाख थी, सो कौन सी अमाउंट मेंशन करेंगे। सुफियान अंसारी साहब, जैसे जैसे आप इसकी पेमेंट करते जाएंगे प्रॉपर्टी की, आप उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर आप ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अभी आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। क्योंकि जब आप अपनी ट्रांसफ़र आपके नाम पे होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू, तब आप इसको अपनी प्रॉपर्टी टैब के अंदर ऐड कर लीजिएगा। बाकी तब तक आप इसको अदर एसेट्स के अंदर जो है इसकी वैल्यू हर साल अपनी बढ़ाते जाइएगा। और जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे आ जाए, आपके नाम पे रजिस्ट्री बन जाए, तब आप इसको प्रॉपर्टी के अंदर उधर से रिमूव करके आप अपनी प्रॉपर्टी टैब के अंदर बाकायदा इसको मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, ये असद मलिक साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कि सर फ़र्ज़ करें कि एक मोटरसाइकिल 70,000 शो किया है हमने एसेट में, 5 साल बाद हम 40,000 का बेच देते हैं, तो हम 30,000 को वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे और कहाँ एडजस्ट करेंगे। अच्छा, ये असद मलिक साहब, इसको आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट के अंदर आप अपना ये लॉस शो करेंगे। तो जब आप इसको मेंशन 30,000 वहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आप अपनी जो है वो आपकी स्टेटमेंट, आपका जो 30,000 रुपये का लॉस है वो आपका उसके अंदर कवर हो जाएगा। अच्छा, सैयद नाज़म अली शाह हैं जी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम की एंट्री कहाँ होगी, प्लीज़ गाइड। सर, इसको एक्सपेंस के अंदर आप अपनी शो करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर, एसेट्स के अंदर शो नहीं करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख भी लें। और ये हैं जी असद मलिक साहब, सर मैं तनख्वाहदार मुलाजम हूँ, आपसे सवाल था कि मैं घर बनवा रहा हूँ, वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे शो करना है, क्या मालियत प्लाट और स्ट्रक्चर शो करनी है, अगली दफ़ा जो इस घर पे मज़ीद खर्चा आएगा वो कहाँ शो करना है। एक्चुअली ये एक घर बना रहे हैं और ये घर की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, ज़रूरी बात है कि 1 साल के अंदर इन्होंने घर नहीं बनाया, ये स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं और इसके ऊपर ख़र्चा वगैरह हो रहा है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि उसको किस तरीके से करेंगे। असद मलिक साहब, जो आप ख़र्चा कर रहे हैं हर साल, आप उसे अपने घर की वैल्यू या प्लॉट की वैल्यू के अंदर आप अपना हर साल एडिशन करते जाएंगे। अच्छा, ये हैं जी अशर ख़याम साहब हैं जी, आई एम इंश्योरेंस एजेंट, आयरस में अदर सोर्सेज के हेड में रसीट एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड करने पर एरर आता है कि सेक्शन 133 में रिकॉर्ड होने वाली इनकम मस्ट है कि बिज़नेस हेड में अदर रसीट्स एंड पेमेंट्स में रिकॉर्ड की जाए।
और वहाँ करते हैं तो एट्रीब्यूट में बिज़नेस सेलेक्ट करना पड़ता है, जहाँ इंश्योरेंस एजेंट का ऑप्शन नहीं है। काइंडली गाइड मी व्हाट टू डू। ये जी सब इन्होंने क्या करना है, आपने सबसे पहले सेक्शन जब 223 के अंदर आपने एक तो सबसे पहले फाइनल फिक्स टैक्सेशन के अंदर इसको नहीं आपने इंटर करना, आपने इसको जो है वो आपने नॉर्मल रिटर्न के अंदर जाना है। नॉर्मल रिटर्न के अंदर फाइनल एंड फिक्स टैक्सेशन के अंदर जाके फिर आप इसको जब आप सबमिट करते हैं तो वो आपको कहता है कि बिज़नेस के अंदर एंट्री करें। बिज़नेस के अंदर आप अपनी एंट्री करें अपनी सर्विसेज की बेस के ऊपर, आपने जो भी कमाया उधर आप अपने लिखें। वो फिर आपको कहेगा कि बिज़नेस की बैलेंस शीट भी बनाएं। आप उधर 0-0 कर लीजिएगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस जो एजेंट जो होता है उसने कोई कैपिटल वगैरह तो नहीं लगाया होता, आप अपना 0-0 कर लीजिएगा। और इसकी जो है वो आप कह रहे हैं एट्रीब्यूट सेक्शन के अंदर आपने जो है वो कोई बिज़नेस सेलेक्ट करना होता है, तो आप इंश्योरेंस लिख के सर्च कीजिएगा और उधर सर्विस इंश्योरेंस एज ए सर्वर प्रोवाइडर जो है वो अपना बिज़नेस सेलेक्ट करके अपनी रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर वाली थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसलिए आपको डिटेल में बताए जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से रहनुमाई हो सके। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर सेशन आज का पसंद आया होगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर बहुत से क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं। अगर आपको मज़ीद इसके हवाले से कोई क्वेश्चन का आंसर मज़ीद डिटेल से दरकार होगा तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे उस्मान क्रिएटिव्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की आपको जो है वो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।